हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम अपनी तीसरी क्लास लेकर आ गए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप पहली दो क्लासेस को सुन चुके होंगे, जिसमें आपको टोटल मटेरियल गाइड किया गया है और वेंडर्स, होलसेल वेंडर्स इंडिया पाकिस्तान और इंटरनेशनल कुछ ऐप्स मैंने बताई थी जो आप कहीं से भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम मिक्सिंग रेशो सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी स्टोरी मेरी और मेरी मदर की। कल मेरी मदर मुझे कहती है मुझे भी टॉयज़ बनाना सिखाओ। तो ये देखो, ये उनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है जो मैंने उनको पास बैठ के बताया और उन्होंने बनाया। बहुत ही ज़बरदस्त, फर्स्ट ही अटैम्प्ट में उन्होंने अच्छे टॉयज़ बना के मुझे दिखाए। अब चूंकि मेरा काम इतना होता है कि मैं हर वक्त टॉयज़ नहीं बनाती हूँ, सिर्फ अपने फ्री वक्त में ही बनाती हूँ। तो मेरी मदर कहने लगी कि चलो तुम अपना काम कर लो, अब मैं जाके खुद बनाती हूँ। तो ये रही उनकी सेकंड अटैम्प्ट और ये उनकी जो सेकंड अटैम्प्ट थी जो उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट बनाया। बहुत सारे लोग मेरे पास यही मसला लेके आते हैं, इसलिए मैं स्पेशली आपको भी ये शेयर करना चाह रही हूँ कि ये मसला है क्या। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे इसी मसले से रिलेटेड। जब मैंने रेशोज़ शेयर की तो उन्होंने कहा कि हमारा बैटर जम नहीं रहा, मतलब क्योर नहीं हो रहा। तो ये देखें, ये जो बैटर मेरी वालदा ने, मेरी मदर ने खुद से बनाया, वो क्योर ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने मिक्सिंग रेशो सीख ली है, अब वो इंडिपेंडेंटली आसानी से बना सकती हैं। लेकिन मसला कहाँ आया, अब मैं आपको वो बताती हूँ। उन्होंने मिक्सिंग रेशो कहाँ पे गलत की। सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे गलत की वो थी ग्लू की रेशो। हमें लगता है कि ग्लू ज़्यादा डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लू की एक लिमिटेड क्वांटिटी ही हम डाल सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा डालेंगे तो ये प्रोडक्ट जो मेरी मदर ने बनाया ये ओवरनाइट पड़ा रहा, लेकिन फिर भी ये क्योर नहीं हुआ। तो आपके साथ भी यही इशू आएगा अगर आप ग्लू का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपके साथ भी ये इशू आता है और आपका बैटर क्योर नहीं होता, तो अपने वेस्ट बैटर को फ़ौरन से पाइपलाइन में या अपने सिंक में कहीं पर भी मत वॉश करिएगा। अपने मोल्ड को साफ़ करके सारा वेस्ट मटेरियल किसी भी शॉपर में, किसी भी प्लास्टिक बैग में डाल के फिर इसको वेस्ट करिएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट अपने पाइपलाइंस में या अपने सिंक में फेंक देते हैं तो आपकी पाइपलाइंस ब्लॉक हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी पाइपलाइन ब्लॉक ना हो। तो ये सारा मटेरियल मैं एक शॉपर में डाल रही हूँ ताकि ये वेस्ट हो सके। अब हाँ, इसको मैंने ठीक करने की भी कोशिश की थी। मेरी मदर मुझे कहती हैं कि इसके अंदर अगर हम दोबारा से थोड़ा सा पाउडर ऐड करें तो ये क्योर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो वेस्ट तो हो ही गया है, एक दफ़ा फिर से ट्राई करके देख लेती हूँ। मैंने इसमें दोबारा से डाला पाउडर, लेकिन ये फिर भी क्योर नहीं हुआ। ये वेस्ट ही हुआ क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पहली दफ़ा में ही ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए ये अब वेस्ट मटेरियल है, इसे आप अच्छी तरह से अपने मोल्ड से निकाल के मोल्ड्स को वॉश कर लेंगे तो ये ठीक आपका मोल्ड काम करेगा। ओके, तो आज की क्लास चूँकि मैंने आपको मिक्सिंग रेशियो के बारे में बतानी है, तो आज जो मिक्सिंग रेशियो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो है जिप्सम और वाइट सीमेंट की। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर आने वाली वीडियो में आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि हम वहाँ पे डेली पोस्ट करते हैं और वहाँ पे मोस्टली आपके सवालों के जवाब मैं वीडियो के ज़रिए दे रही होती हूँ। तो किसी भी किस्म का सवाल हो यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जाके मुझे बता सकते हैं। तो ये आज मैं ले रही हूँ जिप्सम पाउडर और इसके साथ हम वाइट सीमेंट ऐड करेंगे और इसकी रेशोज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जिसको आप यूज़ करके आज अपना क्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक बाउल ले लें और कप्स में आप मटेरियल को ले लें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कप से ही हम इजीली मेजर कर सकते हैं और एमएल्स में, ग्राम्स में मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कप्स का रेशो आपके लिए परफेक्ट क्राफ्ट के लिए काफ़ी है।
इसलिए परेशान ये मत होना कि हमने इतने ml ये ज़्यादा डाल दिया, उतने ml वो। अगर आपने कप लिया है तो आप उसी का ही रेशो सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू करोगे। यहाँ पे मैं जिप्सम पाउडर ले रही हूँ 1 कप, और यहाँ पे मैं आपको शो भी करा दूँगी कि ये किस कंपनी का है जो मेरे पास। 1 ग्लास जिप्सम पाउडर में वाइट सीमेंट का मैं चौथा हिस्सा इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी 1/4 यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत कम सा वाइट सीमेंट में यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये आपने कप की रेशो का ही हिसाब रखना है, बहुत ज़्यादा वाइट सीमेंट यूज़ मत करिएगा। इन दोनों को मिलाने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, तब तक मिक्स करते रहें जब तक कि ये दोनों एक जैसे बैटर नहीं देते हैं। आप इसको हिलाते रहें और मिक्स करें। एक इनकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि ये एक ही पाउडर लगना चाहिए, इनके डिफरेंट कलर्स नज़र ना आए, एक जैसा इनको मिक्स करें और बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छा, यहाँ पर ना वाइट सीमेंट का मुझसे काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि वाइट सीमेंट के सिर्फ टॉयज़ बनाएं या वाइट सीमेंट ज़्यादा डाल दें या उतना ही वाइट सीमेंट यूज़ कर लें जितना हमारे पास जिप्सम पाउडर है। तो देखिए, वाइट सीमेंट की रेशो ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे इस क्राफ्ट में। वाइट सीमेंट हम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट, अपने क्राफ्ट को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए हम वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड, इसको हल्का सा वाइट कास्ट देने के लिए हम वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइट कास्ट आपका ओरिजिनली, अगर आप पीओपी यूज़ कर रहे हैं या जिप्सम पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उस तरह से आपके प्रोडक्ट में वाइट कास्ट नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा सीमेंट यूज़ करते हैं तो वो हल्का सा वाइट कास्ट भी देता है। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। अच्छा, मुझे जो काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि प्लास्टर और जिप्सम एक ही है, तो ये मैं आपके सामने वो प्रोडक्ट शो कर रही हूँ जो अक्सर मार्केट्स में एक ही नाम से बेचा जाता है। और मसला कहाँ आता है कि जिप्सम की रिफाइंड प्रोसेस्ड फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के नाम से बहुत सारी दुकानों पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। जब मैंने सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस के टॉयज़ बनाने हो तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये मेरा ख़त्म हो चुका है, मैंने सारा यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी यूज़ करना सिखाऊंगी जब मैं इसको मंगवा लूँगी। अभी चूँकि मेरे पास जिप्सम था इसलिए मैं आपको पहले जिप्सम की रेशो शेयर कर रही हूँ। अभी आप जिप्सम को बनाना सीखेंगे कि अगर आपके पास जिप्सम पाउडर है तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके अंदर 1 ग्लास जिप्सम एंड 1/4 मैंने वाइट सीमेंट डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके लिए आपने ले लिया है 1 आधा ग्लास पानी। ये जो तरीका आपको बताने लगी हूँ ना, ये प्रो लेवल है। मतलब अगर आप पहली दफ़ा भी ये यूज़ करोगे ना तो आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप इसकी एग्जैक्ट यही रेशो यूज़ करोगे जो मैं बता रही हूँ। 1 आधे ग्लास पानी में, ये जो मेरे पास पानी है ना, ये ग्लू मिक्स्ड है, ठीक है। इसका सिर्फ मैंने 1 घूंट पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, देखें ये जो मेरे पास पानी है ना, दरअसल कि मैंने सीलर बना के रखा हुआ है, इसलिए मैंने इसके अंदर उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर मिक्स किया है ताकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो। और बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि ग्लू बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बनता ही नहीं ठीक। जैसे मैंने अपनी वीडियो के बिल्कुल शुरू में आपको प्रोडक्ट दिखाया वैसा बनेगा। ग्लू अगर आप मिक्स नहीं भी करते हैं तो मसला नहीं आता, लेकिन मिक्स करने का मकसद ये है कि आपके प्रोडक्ट में थोड़ी सी जान आ जाती है, वो हार्ड हो जाता है, जल्दी टूटता नहीं है। इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा आपने ग्लू इसमें ऐड करना है। जैसे मैंने अपनी इंस्टाग्राम पर भी आपको ग्लू मिक्स करने की रेशो बताया था कि अगर आप 100 ग्राम पानी ले रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम से ग्लू होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पानी में ग्लू मिक्स करने के बाद ये जो हमने अपना एक पाउडर फॉर्म मिक्स करके रखा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और अपने कप में मिक्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये पाउडर आप मिक्स करें अपने ग्लास में और साथ साथ इसको मिक्स अच्छी तरह से स्टिर करते रहें। अपने किसी भी आइसक्रीम स्टिक या जो भी आपने स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं उससे हल्का हल्का सा इसको मिक्स करते जाएं। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आपके बैटर की आपको बताएगी कि ये पोर कब करना है, मतलब कब तक आपने इसके अंदर डालना है, कब तक मिक्स करना है और कब इसको मोल्ड में पोर करना है, ये आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती है। ये देखिए, अभी जो आपका बैटर है ना, ये बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो इसके अंदर शामिल करते रहें।
जब तक कि आपको वो चीज़ ना मिल जाए जो आपको चाहिए। तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ और उसको साथ साथ ही मिक्सिंग इतनी अच्छी कर रही हूँ कि कोई भी लम्स ना बने इसके अंदर, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही चेक करना है, लम्स ना बने, और देखते जाओ कि पानी का गाढ़ापन आ रहा है या नहीं। अगर तो वो थिक हो रहा है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा इसके अंदर डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और देख रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, अब इसका बैटर पेस्ट डालने के काबिल हो गया है या नहीं। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सही गाढ़ा बनेगा पेस्ट तब हमें बटर पोर करना है अपने मोल्ड में, और कुछ सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पतला होगा फिर हम बैटर डालेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसके लिए जो बैटर चाहिए वो ना तो बहुत ज़्यादा वाटरी होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा ना हो, और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। हमें चाहिए एक मीडियम दरमियाने लेवल का, जो हल्का सा क्रीमी और हल्का सा लिक्विडी हो, जिसको डालते वक्त हमें ये फील हो कि बैटर लिक्विडी है, लेकिन डालते वक्त ही पोर करते करते ही वो क्रीमी टेक्सचर इख्तियार करना शुरू कर दे, वो अपनी क्रीमी शेप में आना शुरू कर दे। वो वाला बैटर हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा अपना पाउडर अपने पानी में मिक्स करते जाए, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा बैटर बेहतर बन रहा है, हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे मैं तब तक इसके अंदर पाउडर डालती हूँ जब तक कि मुझे ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, ये अब पोर करने के काबिल हो चुका है। इसके लम्स बहुत अच्छी तरह से आप तोड़ दें इसके अंदर ही, ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। जब आप मोल्ड में पोर करें तो ये एक क्रीमी और लम्स फ्री आपका बैटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हो सके इसको अच्छी तरह से घुमाएं और इसके लम्स को तोड़ दें। खुद ही चेक करें बार बार इसको उठा के, और ये देखें कितनी बेहतरीन कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। बेहतरीन कंसिस्टेंसी आपको देखकर ही शो हो जाएगी। गाढ़ापन उसका देख रहे हैं, यही गाढ़ापन हमें चाहिए अपने मोल्ड में पोर करने के लिए। और अगर आप इसको बना के अब 30 से 25 सेकंड के लिए रेस्ट भी दे देना तो ये फ़ौरन से सूखेगा नहीं। आप इसको थोड़ा साइड पे करें, अपने मोल्ड सेट करें। मोल्ड सेट होने तक ये मज़ीद सेट हो जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी बेहतर हो जाती है। और आज मेरे पास चूँकि मेरा परफ्यूम है और मेरा बबल रिमूविंग स्प्रे मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने परफ्यूम ही यूज़ कर लिया है। आप भी किसी भी ब्रांड का परफ्यूम ले सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप और देती हूँ। एक मोल्ड में मैंने परफ्यूम को छिड़का है, परफ्यूम का स्प्रे किया है, और दूसरे में नहीं किया, आपको ये भी दिखाने के लिए कि इसका फ़र्क क्या है। ये जो आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं ना बैटर की, थोड़ी सी लिक्विडी थोड़ी सी क्रीमी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि इसमें बबल ज़ीरो बनते हैं, बहुत कम बबल बनते हैं। जैसे जैसे आपका बैटर हार्ड होता जाता है, थिक होता जाता है, उतने ज़्यादा बबल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा जो मेरा मोल्ड है ना, उस पर मैंने परफ्यूम या बबल रिमूविंग स्प्रे कुछ भी यूज़ नहीं करना, और आपको दोनों का डिफरेंस दिखाऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। आपके पास अगर बबल रिमूविंग स्प्रे नहीं है तो आप उसके बगैर भी बहुत अच्छा 0% आप बबल्स के साथ अपना क्राफ्ट कैसे बना सकते हैं, इसका प्रो टिप यही है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अपने लिक्विड को बहुत ज़्यादा थिक मत बनाएं और बहुत ज़्यादा थिन भी मत बनाएं, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, दरमियाना रखें, मीडियम लेवल पे इसको बनाएं, क्रीमी टेक्सचर आए और हल्का सा लिक्विडी फील हो। अब ये वाला मोल्ड जो है, इसमें मैं किसी किस्म का स्प्रे नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट पोरिंग कर रही हूँ, और बस आप मेरे लिक्विड की कंसिस्टेंसी चेक करो कि कैसी है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है, दरमियाना है, ना हार्ड है ना ज़्यादा लिक्विडी है। और ये बार बार आपको बताने का मकसद ये है कि आप गौर से इस टेक्सचर को देखो जो आपने बनाना है, क्योंकि सारी गेम आपके क्राफ्ट में आपके इस बैटर की है जो आपने बना के इसमें मोल्ड में डालना है। अगर आपका बैटर ठीक नहीं है,
आपकी पोरिंग जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, आपका मटेरियल जितना मर्ज़ी अच्छा हो, आपका क्राफ्ट ऐसा ही बनेगा जो बिल्कुल शुरू में मैंने आपको दिखाया था। तो अपनी रेशोज़ को बहुत अच्छे से देखो कि आपने क्या रेशोज़ रखनी है। और एक चीज़ ना अपने ज़हन में ज़रूर बिठा लेना कि ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा बने। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बार-बार ख़राब भी हो सकता है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। अगर आपको लगता है आपसे क्राफ्ट ठीक नहीं बन रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बना ही नहीं सकोगे। इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं कोई गलती कर रहे हो। या तो आपने रेशोज़ ठीक नहीं रखी या आप ध्यान से बना नहीं रहे हो। क्योंकि हम भी वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके सामने ही बना के दिखा रहे हैं। तो कहाँ पे गलती आ रही है, ये गलती आपने खुद पकड़नी है। और दिल छोटा मत करना, अगर पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में क्राफ्ट ठीक नहीं बनता तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तुम्हें सिखा रहा है कि क्या गलती है जो अगली दफ़ा नहीं करनी। और कामयाबी भी हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों को दोहराते नहीं हैं। तो अपनी गलती को सीखो और उसको नेक्स्ट टाइम दोहराओ नहीं। इंशाल्लाह आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा बनेगा, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। अब देखो मैंने ये सारे मोल्ड्स में अपना बैटर डाल दिया है जो मैंने बनाया है। और बैटर की कंसिस्टेंसी अभी भी देखो ये हार्ड नहीं हुआ। जिस तरह से अक्सर डालते डालते ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वैसा नहीं हुआ। अब दूसरी बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, क्या आप लोग निकाल लेते हो बहुत ही जल्दी, इतने एक्साइटेड होते हो कि 1 घंटे बाद ही जाके अपने डिमोल्डिंग करना शुरू कर देते हो अपने क्राफ्ट को। तो ऐसा कुछ मत करना, कम से कम इसको बनाने के 4 से 5 घंटे तक इसको छोड़ दो, भूल जाओ कि तुमने कुछ बनाया है और वहाँ से चले जाओ। अच्छा, ये देख रहे हो जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ ना, इसको प्लेनिंग प्रोसेस कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आप लोगों को, अगर आप गीले गीले क्राफ्ट को ही बैलेंस कर देते हो तो सेंडिंग में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका फिनिश बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप गीले गीले क्राफ्ट को ही इवन कर दो, उसकी बाउंड्रीज़ को एक जैसा कर दो, तो आपके लिए बहुत इजी रहता है, फिनिश अच्छा आता है। तो ये आप लोग कर देना अपने क्राफ्ट के साथ ही। और ये देखो मैंने सारा पाउडर यूज़ नहीं किया, जितनी मुझे सिर्फ ज़रूरत थी मैंने उतना ही पाउडर यूज़ किया है। बाकी का उसमें पड़ा हुआ है, ये दोबारा से यूज़ हो जाएगा। बस जो रेशोज़ आपको बताई हैं उसको फॉलो कर लेना। अब ये देखो ये मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद इसकी डिमोल्डिंग के लिए मैं आई हूँ। और ये वो वाला मैं आपको पहले शो कर रही हूँ जिसमें मैंने परफ्यूम नहीं डाला था। चेक करो इसको, इसके अंदर ज़ीरो बबल है, ज़ीरो। कहीं पर भी कोई बबल आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी छोटा सा भी बबल है ही नहीं। ज़ीरो बबल आया है सिर्फ और सिर्फ आपके परफेक्ट रेशोज़ की वजह से और आपके परफेक्ट टेक्सचर की वजह से। अच्छा, एक चीज़ देखो, इसके किनारे मैं इवन कर रही हूँ, ये अभी पूरी तरह सूखा नहीं है, ये 2 दिन लगेगा सूखने में। अभी सिर्फ ये डिमोल्डिंग के लिए तैयार हुआ है, ये भी गीला है, बहुत ज़्यादा गीला है अभी ये। अभी मैं ये गीले गीले को एक आपको प्रो टिप दे रही हूँ, जब आप इसको डिमोल्ड करते हो तब इसके एजेस पर ना कुछ एक्स्ट्रा आपका मिक्सचर लगा होगा, आपके एजेस क्लीन नहीं होंगे। तो आप इसको गीले गीले को ही अगर एजेस से ठीक कर लेते हो, इसके एजेस शार्प कर लेते हो, तो ये बहुत परफेक्ट फिनिश देता है सूखने के बाद। आप ये कर सकते हो कि जैसे इसको डिमोल्ड करो, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आप देखो कि आपके क्राफ्ट में नज़र आ रहा है, तो आप उसे फ़ौरन से वहीं पर हल्का हल्का सा साफ़ कर लो। और ये बहुत ही इजीली, जब ये गीला होता है ना, हल्का सा भी आप इसको टच करते हो ना, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट इजीली रिमूव हो जाता है। लेकिन जब ये बिल्कुल क्योर हो जाता है, सूख जाता है, तब इसको करोगे तो ये इतना अच्छा परफेक्ट फिनिश नहीं देता। इसलिए गीले गीले पर ही जो एक्स्ट्रा पार्ट आप देखो कि बाहर की तरफ है, उसको अपने हाथों से ही सेट कर लिया करो, बहुत अच्छे से परफेक्टली ये सेट हो जाता है। और देखो एक भी बबल किसी भी क्राफ्ट में नहीं है, और ये बिना किसी भी स्प्रे, बबल रिमूविंग स्प्रे या परफ्यूम के मैंने ये बनाया था।
अगर तो आप बिगनर्स हो तो परफ्यूम या स्प्रे यूज़ ज़रूर करो, लेकिन कब? जब आप इसकी पोरिंग करने लगते हो ना अपने मोल्ड में, उससे पहले ही सारे बबल्स उसके कप में ही रिमूव कर दिया करो। अब ये देखो, इसमें मैंने परफ्यूम यूज़ किया था और इसका फिनिश भी परफेक्ट है। 100/100 आप इसको परफेक्ट फिनिश का दे सकते हो कि एक भी बबल नहीं है, कहीं पर छोटा सा भी नहीं। और इसकी बैक साइड देखो कितनी इवन है, मतलब सेंडिंग में आपको ज़्यादा मेहनत अब नहीं करनी पड़ेगी। एक और चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कलर के बारे में कि पूरा कलर इसका वाइट नहीं आ रहा। तो देखो, अपने कस्टमर को ना पहले से ही बताओ कि वाइट कास्ट देना, वाइट कलर करना, ये हमारा थीम ही नहीं है, ना ही हमारा मकसद है। हमारा मकसद है ऐसी प्रोडक्ट को बच्चों तक लेके आना जो उसके स्क्रीन टाइम को कम करें। अगर तो ये वाइट कास्ट हो जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है सिर्फ इसको वाइट बनाना। और अभी तो ये वैसे भी गीला है, तो ये आपको काफ़ी ऑफ वाइट शेड देगा। लेकिन जब ये सूख जाएगा तो इसकी ऑफ वाइट शेड भी थोड़ी कम हो जाएगी और ये हल्का सा वाइट कास्ट देगा आपको। और दूसरी बात ये जहन में रखो कि आपके मटेरियल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में इको रेज़न, वाइट कास्ट, कंक्रीट मिक्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इन सब पाउडर्स की ना प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। तो अब आप खुद सोचो कि आप जितना कॉस्टली मटेरियल यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपका बजट आउट होगा, ये बजट फ्रेंडली नहीं रहेगा। और मार्केट में ना पहले से ही बहुत कंपटीटर्स आपके काम कर रहे हैं, तो आपने अपने कंपटीटर्स को भी compete करना है और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट भी देनी है। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि बजट फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करो, ना कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ले लो और बाद में फिर आप लोग दे ही ना पाओ। अपने कस्टमर्स को खुद ये बात क्लियर करो कि वो अपने जहन में वाइट चीज़ को निकाल दे और इस प्रोडक्ट के असल मतलब को उनको समझाओ। क्योंकि हमने ना अपने कस्टमर्स के जहनों में खुद ये बात डाल रखी है कि वाइट होना चाहिए, हालांकि इसकी कोई डिमांड ही नहीं है कि ये वाइट हो। ये देखो, ये जो मैंने पहले यूज़ किया है ना अपने, ये वाइट आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया है, हालांकि ये अभी गीले हैं। ये सूख कर मज़ीद प्यारे और वाइट हो जाते हैं। तो यही मटेरियल अगर आप यूज़ करके बनाओगे ना तो बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। जिप्सम का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, प्लास्टर का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। लेकिन आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह आप हर चीज़ को डिटेल में सीखोगे। अब इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे आज की वीडियो का अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना। कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछना और मुझे ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है।